नमस्कार। आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था अमाल का घर पहुंचना पहुंचना बाथरूम में, जहां कविशा के साथ उसका वो बाथरूम वाला नोक झोंक हो जाना, वो नहाकर वापस आना और देखना कि वो सफ़ेद रंग पर चमकती पानी की बूंदें, कविशा के कानों में उष्टट पहनाना, मॉम का आदेश देना कुलदेवी के मंदिर जाने का। हमेशा की तरह कविशा का नकारना, लेकिन मोम के आगे उसकी ये जो नकारात्मकता है वो जमती नहीं, टिक नहीं पाती। रूही की परेशानी जो भापी थी कविशा ने। तो चलिए अब अगले एपिसोड में चला जाए। अमाल अपने अलमीरा से कुछ कपड़े निकालने लगी थी अपने बैग में रखने के लिए। तभी उसकी नज़र बगल में रखे कविशा के बैग पर गई थी, जो हल्की नज़रों से उसे ही देख रहा था। अमाल ने मुस्कुराकर वो बैग उठाकर बेड पर रख दिया था और अपनी अलमीरा को ज़रा ध्यान से देखा था। कपड़े, अलमीरा में कपड़े अभी तक नहीं रखे हैं, अमाल ने इतना कहा था। और अपनी अलमीरा की सीधी साइड उसने जगह खाली की थी। कविशा का बैग उसने ओपन किया था और एक एक करके उसके कपड़े उसी साइड धीरे धीरे बड़े प्यार से रखने लगी थी, जैसे कविशा के कपड़े नहीं थे, कोई शीशे का सामान था। कपड़े अलमारी में रख रही थी, मगर उसे देख देख कर, कपड़ों को देख देख कर, उनके रंगों को देख देख कर उसके दिल का अलग ही हाल था। खुश हो रहा था वो, जैसे इमेजिन कर ले रहा हो कि इस रंग में कविशा उसे कैसे नज़र आएगी। जब ये दुपट्टे, ये सलवार, ये सूट ख़त्म हो गया तो हाथ में कुछ और आ गया, जिसे ज़रा छोड़ दिया सा झटके से आमाल ने, जब उसने देखा कि वो है क्या। वापस उसने अपनी आंखें बड़ी की थी, बड़ी कर कर उसने उन कपड़ों को देखा था और वापस छोटी कर ली थी। अबे यार, हंस दी थी वो उन चीज़ों को देखकर। जब सारे रख दिए तो ये भी रख देंगे ना, क्या जाता है। रखना पड़ेगा अमाल। अपने आप से बात की थी यहाँ अमाल ने। वो कभी आंखों को खोलती तो कभी बंद करती, कभी बड़ा तो कभी छोटा कर करके उसने डिसाइड किया कि वो अब अपनी आँखें बंद कर लेगी और धीरे धीरे वो उन कपड़ों को उठाने लगी, एक मखमली तौर पर, जैसे वो शीशे के ही हैं और वो अगर ज़ोर से दबाएगी तो वो कपड़े फूट जाएंगे। उसे दिख नहीं रहा था कुछ। अपने हाथ के इशारे से टो टो कर वो अलमारी का दरवाज़ा पता लगा रही थी और अलमारी के उस खाने को पहले अपने बाहिने हाथ से पकड़ रही थी और दाहिने हाथ से वो कपड़े उठाकर उसी डायरेक्शन में अंदाज़ा लगाकर उन कपड़ों को अलमारी में रख रही थी। जब कविशा ने अपने कदम चाय के कप के साथ वापस इधर गार्डन में किए थे तो देखा था रूही उदास बैठ गई थी। ये लो तुम्हारी चाय, आगे कप करते हुए कहा था कविशा ने। थैंक यू भाभी, कप लेते हुए बड़ी सी स्माइल दी थी रूही ने। तुम मेरा नाम लिया करो ना, क्या यही वर्ड बोलती रहती हो। अपनी बहू को सिकोड़ा था यहाँ कविशा ने, और सिकोड़े अपनी बात कहते वो चेयर पर बैठी थी। बिल्कुल नहीं। अच्छा, अमाल को तो तुम एक ही कहती हो, हाँ, तो मुझे भाभी क्यों कहती हो। हाँ, मुझे भी मेरे नाम से पुकारा करो ना। कविशा ने अपने ही अंदाज में अपनी बात कह दी थी। ये तो हो ही नहीं सकता भाभी, ये तो कभी नहीं हो सकता। आप भाभी हैं तो हैं, कैसे और कोई नाम ले लूँ मैं, और कैसे आपको नाम से पुकार लूँ। बिल्कुल नहीं। एक ही को मैं अगर एक ही कहती हूँ तो उसमें बहुत सारा रिस्पेक्ट है, बहुत सारा प्यार है। रूह की अपनी चमक आई थी उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर, जब उसने एक के साथ अपने रिश्ते को इस तरह दर्शाया था। हाँ हाँ ठीक है, चाय पियो चुपचाप। कविशा ने ज़रा ये फपकी ली थी यहाँ बात उड़ा देने की, टाल देने की, एक ही बात पर। चाय बहुत अच्छी है भाभी, बिल्कुल आपकी तरह। एक चाय का सिप लेकर फट से कहा था रूह ने। सच में? तो मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? कविशा ने पूछा। हाँ, बहुत अच्छी लगती हैं आप, और आप अच्छी हैं तभी तो एक को पसंद आ गई। और जो एक को पसंद हो वो भी इतना, उससे मैं कितना पसंद करूँगी ये आप नहीं जान सकती हैं अभी। रूह ने अपनी चाय का सिप लेकर कहा। तो तुम्हारी
कितनी दोस्त हैं, मतलब तुम्हारे कॉलेज में और बाकी जगह। कविशा ने ज़रा बात को मोड़ा था। कविशा एक कंफी जोन क्रिएट करना चाहती थी रूह के इर्द गिर्द, उससे बात करने के लिए, उसके करीब आने के लिए। उसके बारे में वो जानने लगी थी, उसके बारे में वो क्वेश्चंस करने लगी थी, पूछने लगी थी, और बिना झिझके रूह उसकी हर बात का जवाब देने लगी थी, बातें करने लगी थी। एक अच्छा कनेक्शन बनता नज़र आ रहा था दोनों के बीच में। कविशा उस बात के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही थी उसे। इनफैक्ट कविशा ने उसके बाद एक भी बार जिक्र नहीं किया था उसकी बात का। जितना सोचा था, तुम तो उससे भी ज़्यादा प्यारी हो। कविशा अपनी बात कहकर उठी थी और उसने रूह के गाल को सहलाया था। रूह भी खड़ी हो गई थी। सीधा वो कविशा के गले लग गई थी। बस, बहुत रात हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, समझी तुम? कविशा ने कहा था। रूह सामने हुई थी कविशा के। जी भाभी, जैसा आप बोलो। गुड नाइट। एक बड़ी सी स्माइल दी थी रूह ने अपने चेहरे पर। गुड नाइट। रूह अंदर की तरफ बढ़ी थी। एंड डोंट फॉरगेट कि कोई भी बात जो बहुत परेशान करती हो उसे अपनी इस नई दोस्त से शेयर कर लेना। जाती हुई रूह से कहा था कविशा ने। कविशा की बात पर पीछे मुड़ी थी रूह। दोस्त विद भाभी। बहुत प्यारी मुस्कान ली थी यहाँ रूह के चेहरे ने, और इसकी मुस्कान पर कविशा कुछ बोल नहीं पाई थी, आर्ग्यू नहीं कर पाई थी भाभी नाम के शब्द पर। अपने कमरे की तरफ रूह बढ़ गई थी और कविशा अपने कमरे में आई थी तो देखा था अमाल अपने पीठ के बल फिर से लेटी हुई है बेड पे, और वो सोई नहीं है। तुम्हें कितनी बार मैं कहूँ, हाँ? तुम्हें समझ में नहीं आती बात कि पीठ के बल मत लेटो। अंदर तेज तेज कदम लिए थे कविशा ने अपने, और अपनी भवों को गुस्से में सिकोड़ लिया था। अरे वो मैं भूल गई थी, अमाल ने कहा मुस्कुराकर। उसके चेहरे से लग नहीं रहा था कि वो भूल गई थी। अब चुपचाप चुपचाप पेट के बल लेटो। और तुमने दवाई खाई? तुमने दी ही नहीं। क्या मतलब तुमने दी ही नहीं? अगर मैं नहीं दूंगी तो तुम दवाई नहीं खाओगी? बिल्कुल नहीं खाऊंगी। एक लंबी सांस छोड़कर कविशा जाकर अमाल की दवाई ले आई थी। चलो हाथ बढ़ाओ आगे। ये लो और खाओ इसे। तुम्हारे गुस्से के साथ खाऊं? फिर से भवें सिकोड़ी थी कविशा ने बिना कुछ कहे अमाल को देखते हुए। वहाँ बोतल पड़ी है ना, ले नहीं सकती हो? पेन है थोड़ा सा, तुम दे दो ना। अपनी आँखों को ऑलमोस्ट बंद करके कहा था यहाँ अमाल ने। पेन है थोड़ा सा। मुँह चिढ़ाते हुए आगे बढ़ी थी कविशा और बोतल को उठाकर उसने अमाल के चेहरे के आगे किया था। यहाँ अमाल दवाई खा रही थी, वहाँ कविशा अपनी तकिया और ब्लैंकेट लेकर सोफ़े की तरफ बढ़ रही थी। तुम वहाँ क्यों सोने जा रही हो? अमाल ने पूछा। इसलिए सोने जा रही हूँ क्योंकि बेड पर तुम सो रही हो। और मेरे पास इतने मैनर्स हैं कि एक घायल को मैं सोफ़े पर ना भेजूँ। हाँ, अच्छा हाँ। अपनी बात कहकर कविशा आगे गई थी। जैसे रूह को एक हक दिया, क्या मुझे दे सकती हो सकता है कि घायल इंसान थोड़ा ठीक हो जाए। घायल इंसान दवाई खाने से ठीक होते हैं, समझी तुम? और चुपचाप सो जाओ, क्योंकि सोने से भी घायल इंसान ठीक होते हैं। हाँ, होते तो हैं, मगर जब अपनी पसंदीदा औरत की गोद में सोए तो ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाते हैं ना। मुस्कुराकर अपनी बात कही थी अमाल ने, और कविशा मुँह तिरछा किए अपने सोफ़े की तरफ बढ़ गई थी। उसे ऐसे जाते देख अमाल खुश हुई थी। वो खुश हुई थी जब कविशा ने रूह को अपने गले से लगाया था, क्योंकि वो टेरिस पर खड़े इन दोनों को देख रही थी, और कविशा के वापस आने से पहले ही वो रूम में आकर जानबूझकर अपनी पीठ के बल लेट गई थी। कविशा ने अपने पैरों को लंबा किया था और ब्लैंकेट को अपने ऊपर किए वो सो गई थी। वो थकी हुई थी, उसे नींद आ गई थी, और उसे सोता देख फिर निहारती नज़र आई थी अमाल, और खुश होती नज़र आई थी। कदम इस तरफ तो बढ़ना शुरू हुए हैं, है ना?
तो बस वो दिन भी देर नहीं जब तुम मेरी बाहों में सोओगी, मेरी इस बाहों को अपना तकिया बनाओगी, मेरे सीने पर अपना सर रखोगी। कविशा, तुम मेरी हो, मेरी, है ना। ये कहकर अमाल ने भी अपनी आंखें धीरे से बंद की थी और ये रात अपना पहर बदलती नज़र आई थी। आखिरी पहर को छोड़कर सुबह के पहले पहर ने कदम रखा था दिनचर्या में और सूरज आया था। सूरज ने फट से इस कमरे में रोशनी की थी और कविशा सूरज की उस पहली किरण पर जग गई थी। वो नहाने चली गई थी। नहाकर उसने अपना पीले रंग का सूट पहना था। क्या सूरजमुखी लगना चाहती थी वो आज। पीले रंग के सूट में वो फट से तैयार हुई थी। अपने सर पर दुपट्टा रखे वो मंदिर की तरफ बढ़ी थी। मॉम जहाँ बैठी हुई थी, बैठकर अपनी रुद्राक्ष की माला अपनी उंगलियों से फेर रही थी। जब उन्होंने कविशा को मंदिर की तरफ बढ़ते देखा तो उनकी आंखों में अलग चमक आई। वो खुश हुई थी कविशा को ऐसे देखकर। तभी कविशा को एहसास हुआ कि उसे कोई देख रहा है। वो पीछे पलटी थी तो मॉम थी। मॉम की तरफ कदम बढ़ाए थे कविशा ने और जाकर उनके चरणों को स्पर्श किया था। मॉम ने कविशा के सर पर प्यार से हाथ फेरा था। बहुत खुश रहे, जो तुझे चाहिए ज़िंदगी में वो तुझे मिले, हर वो चीज़ मिले जो तेरा दिल चाहता है। आज मॉम का आशीर्वाद बदला हुआ था। मॉम के आशीर्वाद पर मुस्कुराई थी कविशा। उसकी आंखों में एक अलग मुस्कान झलकी थी जिसे देखकर मॉम बहुत खुश हुई थी। कविशा बिना कुछ कहे अंदर मंदिर की तरफ बढ़ गई थी और पूजा करने लगी थी। तब तक रूह भी नीचे आ गई थी और जाकर अपनी कविशा भाभी के बगल में खड़ी हो गई थी। मॉम भी मंदिर की तरफ बढ़ी थी। अमाल अभी सोई हुई थी। मॉम को, रूह को, सबको वो आरती दी और रूह को तो स्पेशल दी। इस बार कविशा ने अपने हाथ से रूह के सर पर प्यार से वो आरती पहुंचाई थी। मॉम ये मंजर देखकर हैरान हो गई थी। अब जा, अमाल को जगा दे और जाकर जाने की तैयारी कर। जा, नाश्ता वास्ता मैं भी तैयार कराती हूँ। जी मॉम। चुपचाप से ये कहकर पूजा की थाल को पंडाल में रखा था कविशा ने और अपने कदमों को फट से रूम की तरफ किया था। वहाँ तो वो कुछ नहीं बोली थी मगर रूम में घुसते ही अपनी भवों को चढ़ाया था। मैं रोज़ रोज़ इसे जगाऊँ और क्यों जगाऊँ। मम्मी भी इसको जगाने के लिए कहती है, मॉम भी इसको जगाने के लिए कहती है। ये अपने आप नहीं उठ सकती क्या। कुंभकर्ण की औलाद। नहीं, औलाद तो ये मॉम की है। सुनो, उठो, मॉम ने कहा है। नींद में ही करवट ली थी अमाल ने। तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती है। सूरज आंखों में पड़ रहा है उसके बावजूद भी तुम उठती नहीं हो। उठो, उठो ना, जाना नहीं है क्या। कहाँ। नींद में ही पूछा था अमाल ने। क्या मतलब कहाँ। कल तुम ही तो सर हिला रही थी अपनी मॉम के आदेश पर और अब भूल गई हो खुद ही। क्या है, उठो। चादर खींच दी थी यहाँ कविशा ने अमाल के ऊपर की। थोड़ी देर सोने दो ना, ये कहते हुए पलटना चाह रही थी अमाल। तभी उसके कंधे को पकड़ लिया था कविशा ने। तुम्हें कितनी बार कहा है पीठ के बल नहीं सोना। अभी तो वो हील होना शुरू हुआ होगा और तुम उस पर दबाव दे कि उसे फिर से हरा कर दो। क्या कहा तुमने। कुछ नहीं, उठो उठो वरना मैं फिर पानी लाकर डाल दूँगी। और फिर मैं तुम्हें अपनी तरफ खींच लूँगी और तुम्हारी कलाई को पकड़ के उस पर किस कर दूँगी। बिल्कुल नहीं। अपने दोनों हाथ अमाल से हटा लिए थे कविशा ने फट से। देखो, मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ, उठ जाओ और मुझे अपनी पैकिंग भी करनी है। कविशा ये कहकर पलटी थी अपने बैग की तरफ। बैग कहाँ है मेरा। हाँ, बैग अलमारी के कोने में था। आज जो उसने सूट पहना था वो बाहर ही रखा हुआ था, इसलिए उसने बैग नहीं ढूंढा था सुबह। अब उसकी बैग पर नज़र पड़ी थी। उसने बैग ऐसे उठाया था जैसे बहुत भारी होगा, लेकिन वो तो खाली था। तो बैग उठाने में ज़रा लड़खड़ा गई थी। खाली बैग।
मेरा बैग किसने खाली कर दिया? मैंने। क्यों? तुमने मेरा बैग क्यों खाली किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा बैग छूने की, मेरी चीज़ें छूने की, मेरे कपड़े छूने की? मेरी नहीं होगी तो किसकी होगी? ये कहते हुए उठकर बैठ गई थी अमाल अपनी आँखों को रगड़ते हुए। मेरे कपड़े कहाँ हैं? बोलो। अरे कहा ना मैंने, कपड़े जहाँ होते हैं वहीं हैं। कविशा ने घूमकर अलमारी को खोल दिया था। मेरे कपड़े यहाँ? मेरे कपड़े तुमने अपनी अलमारी में क्यों रखे? हाँ, एक तो तुमने मेरे कपड़ों को हाथ लगाया, उसके बाद अपने कपड़ों के साथ मेरे कपड़े रख दिए। मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। कविशा ने फट से अपना बैग उठाया था, उसे खोला था और अपने कपड़े वो एक 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 करके वापस अपने बैग में रखने लगी थी। उसे देखकर मुस्कुरा रही थी बस अपनी आधी खुली आंखों से। अमाल, क्या फ़र्क पड़ता है, बैग में रखो या अलमीरा में रखो? ये घर, ये कमरा, ये अलमारी, सब तो तुम्हारा ही है ना। अपने कदम आगे बढ़ा रही थी अमाल। हाँ, मेरी मर्जी, मैं अपने कपड़े कहीं भी रखूं, तुमसे मतलब मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, कल कौन कह रहा था कि मेरे बाथरूम में कौन घुसा है? हाँ, बोलो बोलो ना। बहुत करीब हो गई थी अमाल यहाँ कविशा के। कविशा मुड़ी थी जिस पर वो हल्का सा लड़खड़ाई थी। तभी अमाल ने उसकी कमर को पकड़ लिया था और ये दोनों कविशा के इस बैग पर गिर गए थे। कविशा नीचे थी और अमाल ऊपर। दोनों के चेहरे एक दूसरे के सामने थे, दोनों की आंखें एक दूसरे में थी। अमाल के दोनों हाथ तो कविशा की कमर को पकड़े हुए थे, मगर कविशा के दोनों हाथ अमाल के शोल्डर पर थे। कहा ना मैंने, रहने दो। हाँ, क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की? मुझे छोड़ो। बिल्कुल नहीं। कितना गुस्सा, कितना गुस्सा है इसमें। हाँ, जानती हो, इस गुस्से को मैं एक पल में गायब कर सकती हूँ, एक पल में। अपनी बात कहते हुए अमाल कविशा के होठों की तरफ बढ़ रही थी और कविशा को नर्वस कर रही थी। कविशा के दिल की धड़कन तेज हो रही थी, एक अलग भाव लिए, एक नया भाव लिए जो कविशा को समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा ना दूर रहो, पास क्यों आ रही हो? हाँ, आऊँगी, बहुत पास आऊँगी, इतने पास कि तुम चाहकर भी मुझे अपने आप से दूर नहीं कर पाओगी। कभी नहीं, ये कभी नहीं होगा। होगा कविशा, होगा। हाँ, तुम्हारे ख्यालों में। जानती हो मेरे ख्यालों में क्या क्या होता है? एक एग्जाम्पल देके दिखाऊं? हाँ, इस बार आमाल बेहद से भी ज़्यादा बेहद करीब हो गई थी कविशा के। उसकी नाक से निकलने वाली सांस कविशा के होठों पर पड़ रही थी। तभी कविशा ने उसे दूर झटका था और ये दोनों अलग हो गए थे। कविशा ने अपने कपड़ों को वापस बैग में भरना शुरू किया और अमाल सिर्फ उसे देखकर हंसते हुए अपनी गर्दन नामे हिलाती नजर आई। कोशिश भी मत करना मेरे पास आने की, वरना जला दूंगी तुम्हें। पलट कर कविशा ने अमाल से कहा था। हाँ, तो जला कर देख लो, शौक है मुझे जलने का। शौक है, सब के सब शौक निकल जाएंगे तुम्हारे। हाँ, सब निकल जाएंगे, बस एक नहीं निकलेगा, तुमसे मोहब्बत करने का, तुमसे प्यार करने का, तुम्हें छूने का और तुम्हें अपना बनाने का, जो कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये कहते हुए कविशा ने अपनी बैग को बंद किया पटक कर और चेन बंद करके उसे वापस उसी जगह खड़ा कर दिया और अपने दुपट्टे को लहराते हुए वो बाहर की तरफ बढ़ गई। अमाल सिर्फ ठंडी सांस लिए उसे देख रही थी। होगा, एक दिन ज़रूर होगा।
अमाल ये कहकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। थोड़ी देर बाद ये लोग नाश्ते पर आए थे और जाने की तैयारियां करने लगे थे, जाने की बातें करने लगे थे। तभी उदय अपने हाथ में एक फ़ाइल लेते हुए यहाँ आ गया था। बॉस, अभी आप निकली नहीं? मैं तो निकल जाऊँगी। तू कहाँ गया था? इतनी देर हो गई। अरे बॉस, भूल गई आप? छेदी लाल आया था ऑफिस में। बड़ा डरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था अभी गीला होकर आया है। मज़ा आ गया उसे देखकर। ये देखो, पेपर्स देके गया है। बड़े कॉन्फिडेंस से उस पेपर को टेबल पर रखा था उदय ने, और जैसे उसी ने ये सारा काम किया हो। हाँ हाँ, बस कर, मॉम को दे दे ये फाइल। मॉम को पकड़ाई थी उदय ने वो फाइल। मॉम, मैंने कहा था ना, सुबह होते ही वो पेपर्स आपके हाथ में होंगे। ये वही पेपर्स हैं। मालूम था मुझे बेटा। मेरी अमाल मुझसे वादा करे और पूरा ना करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखा तूने मेरी अमाल कैसी है? जी, अपनी उसी सड़ी हुई आवाज़ में कविशा ने कहा था, और उसकी इस आवाज़ पर भी मुस्कुरा दी थी अमाल। नाश्ता वास्ता कर लेने के बाद, अपनी अपनी बातें कर लेने के बाद, ढेर सारा प्यार ले लेने के बाद मॉम से अमाल और कविशा अब निकलने लगे थे। कविशा ने अपने सर को दुपट्टे से ढका था और मॉम के पैर उसने दोबारा से छुए थे। मॉम ने उसे भी बहुत सारा आशीर्वाद दिया था, दोनों को खुश रहने के, एक साथ रहने के, और दोनों के बीच प्यार पनपने का आशीर्वाद दिया था। रूही फट से कविशा के गले लगी थी। बेस्ट ऑफ लक भाभी। मेरा मतलब हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू। कविशा ने मुस्कुराकर रूह के गाल पर अपना हाथ रखा था। सिर्फ 5%, जितना प्यार रूह के गाल पर गया है, सिर्फ 5% मेरे गाल पर आ जाए, बस फिर देखो मैं क्या करती हूँ। हाँ, शुक्र मनाओ कि नहीं आया, क्योंकि जब तुम्हारे गाल पर मेरा हाथ आएगा ना, तो उसमें 5% प्यार नहीं, 200% गुस्सा और नफ़रत होगी। अच्छा, देखते हैं। अब जाओ तुम दोनों, मैंने कहा था जल्दी निकलने के लिए, फिर भी तुम दोनों ने देर कर दी। नहीं मॉम, बस अब निकलते हैं। दोनों कार की तरफ बढ़े थे। स्कॉर्पियो का डोर ओपन किया था अमाल ने कविशा के लिए। कविशा अपने दुपट्टे को संभालते हुए बैठ गई थी स्कॉर्पियो में। उदय ने बैग लाकर स्कॉर्पियो के पीछे वाली सीट पर रख दिया था। अमाल ड्राइविंग सीट पर बैठी थी और अपनी स्टीयरिंग को उसने राइट की तरफ घुमाया था और निकल पड़ी थी इस खूबसूरत राइड पर, जो बहुत खूबसूरत होने वाली थी। अभी तो सिर्फ गांव के ये पगडंडी भरे रास्ते थे, जो बेहद खूबसूरत से भी खूबसूरत लगते हैं। ऊपर से ये हरियाली और ऊपर से ये कविशा का पीला रंग, इसे देखकर अमाल खुश हो रही थी। बस से मेरी जान, किसने कहा था ये रंग पहनने के लिए? पहली बात तो मैं तुम्हारी जान नहीं हूँ, और मैं किसी से पूछ कर पहनूँ कि क्या रंग? बिल्कुल नहीं है। किसकी मजाल जो तुम्हें रंग पहनने के लिए कहे। जो मन में आए वो पहनो। हाँ, तो चुपचाप गाड़ी चलाओ। क्या सुना नहीं है तुमने कि चुपचाप गाड़ी चलाने से ड्राइवर को नींद आ जाती है? हाँ, तो बड़बड़ाओ फिर। तुम कुछ बात करो ना प्लीज़। मैं क्या बात करूँ तुमसे? कुछ भी बात करो, जैसे कल मेरी रूह से कर रही थी। अच्छा, तो तुम मेरी और रूह की बातें सुन रही थी ना? बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी जान की परवाह है। बातें सुन नहीं रही थी, बस तुम्हें देख रही थी। हाँ ठीक है, गाड़ी चलाओ। ये कहकर अपने दुपट्टे को ज़रा संभाला था अपने सर पर कविशा ने, और बाहर की तरफ देखने लगी थी, और सामने वाले मिरर में अमाल उसे निहार रही थी। वैसे इस दुपट्टे को तुम छोड़ सकती हो, मैं ही तो हूँ। हाँ, क्यों छोड़ूँ? मुझे नहीं छोड़ना। मैंने कहा ना गाड़ी चलाओ। तुम चुप नहीं रह सकती हो, कितना बोलती हो? कविशा ने फिर से अपनी आंखों को छोटा करके अपनी भौं को सिकोड़ा था। उफ, तुम्हारा ये गुस्सा दिन पर दिन मेरा प्यार बढ़ाता चला जाता है। वल्केनो, हाँ वल्केनो हूँ, और जब फूटूंगी ना तो तुम्हें जला कर राख कर दूंगी। कहा ना मैंने, मैं तैयार हूँ जल कर।
राख हो जाने के लिए। ये कहकर अमाल ने अपनी स्टीयरिंग ज़रा ज़ोर से घुमाई थी और कविशा अपनी सीट से ज़रा सरक कर अमाल के कंधे पर लग गई थी। हाय, तुम ठीक से क्यों नहीं गाड़ी चला रही हो? तुमने जानबूझकर किया ना ये? मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया, ये तो रास्तों की गलती है, मेरी नहीं। मुस्कुराई थी अमाल अपनी बात पर और अपनी इस शरारत पर कामयाब हो गई थी। अब देखेंगे आगे कि रास्ते कैसे गुजरते हैं। कुलदेवी के मंदिर जाकर क्या कविशा का दिल बदलता है? कविशा और अमाल क्या मन्नत मांगेंगे वहाँ? बस जानेंगे आने वाले भाग में। तब तक के लिए अपनी राय लिखना न भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ रोज़ सुनाई दे। वैसे आप बिना सब्सक्राइब किए भी सुन लेते हैं, चोर हैं आप लोग। अब आप लोग बताइए, क्या ये क्यूट वाली छोरी है? अगर है तो जाने देती हूँ, वरना नहीं है तो फिर दुआ करिए जल्द मिले। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।